हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, तो फिर से आपका स्वागत है आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल साइंस जंक्शन धीरज सर पर। और आज के इस वीडियो में बच्चों हम लोग देखने वाले हैं कुछ ऐसे क्वेश्चंस को जो कि विगत परीक्षाओं में पूछे गए हैं, 2010 में पूछे गए हैं। और ये जी वो भी पूर्वोत्तर प्रश्नों की श्रृंखला जो है वो आपके सामने प्रस्तुत की जा रही है। इसमें एक ऐसा माइंड सेट रखना है कि कैसे कैसे क्वेश्चन, किस तरह के क्वेश्चन जो है वो एग्जामिनेशन में आ सकते हैं बुक से। तो बुक से आने वाले क्वेश्चन में आप देख सकते हो, पहला तो क्वेश्चन का फॉर्मेट समरी का होगा, जो मैंने कल शूट किया था, वीडियो आप देख भी रहे थे। दूसरा है कि नेम द पोएट्स हु रोट द फॉलोइंग लाइंस, यानी उन कवियों का नाम बताना है जिन्होंने निम्नलिखित पंक्तियों को लिखा है। तो वो कौन से कवि हैं जिन्होंने इन पंक्तियों को लिखा है, ध्यान से सुनिएगा। आई सेलिब्रेट माई सेल्फ, मैं खुद ही उत्सव मनाता हूँ। एंड सिंग माई सेल्फ, और खुद ही गीत गाता हूँ। एंड वॉट आई एज्यूम यू शैल एज्यूम, और जो मैं एज्यूम कर रहा हूँ, जो मैं मान रहा हूँ, यू शैल एज्यूम, क्या वो तुम मान लोगे। तो ये किसने लिखा है? तो ये वाल्ट व्हाइटमैन ने लिखा है। किसने लिखा है? वाल्ट व्हाइटमैन ने लिखा है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ में, है ना। अगला है क्वेश्चन की हुज व्हाइट वाटरफॉल वुड ब्लेस ट्रेवलर्स इन देयर लास्ट डिस्ट्रेस, ये किसने लिखा है? तो ये W.H. ऑर्डन जी ने लिखा है। अगला क्वेश्चन देखेंगे बच्चों। अगला क्वेश्चन है कि वेयर आर द सॉन्ग्स ऑफ स्प्रिंग, कहाँ है बसंत के गीत। ए वेयर आर दे, कहाँ है वे बसंत के गीत। जॉन किट्स ने ये लिखा है। ये किसने लिखा है? जॉन किट्स ने लिखा है। नेक्स्ट जो है वो पंक्ति आप देख रहे हैं, आपके समक्ष है कि इफ इन दाइन माई लाइफ दाउ वेस्ट दाउ आर्ट द बेस्ट ऑफ मी, तो ये जॉन डॉन ने लिखा है। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो से ये लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो से लिया गया है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखेंगे बच्चों। अगला क्वेश्चन है कि आई सॉल्व टू सेव फायर, मैंने कसम खाई कि मैं आग को सुरक्षित करूंगा फ्रॉम द साइन ऑफ फॉरगेटफुलनेस, उसको भूलने के पाप से बचाने के लिए। तो ये किसने लिखा है? तो ये के.की.एन. दारूवाला ने लिखा है। और यह कहाँ से लिया गया है? तो फायरहाइम से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? फायरहाइम से लिया गया है। तो के.की.एन. दारूवाला ने जो है इसे लिखा है। अगला जो है वो क्वेश्चन आप देख सकते हैं बच्चों कि कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस ऑन द बेसिस ऑफ योर टेक्सचुअल रीडिंग, यानी कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस, निम्नलिखित पंक्तियों को जो है वो, वाक्यों को जो है वो आप क्या कर दीजिए? कंप्लीट कर दीजिए ऑन द बेसिस ऑफ योर टेक्सचुअल रीडिंग, जैसा कि आपने किताब में पढ़ा है। डॉक्टर राधा कृष्णन नेवर लॉस्ट हिज फेथ इन द एसेंशियल ह्यूमैनिटी ऑफ मैन, इसके आगे जो है वो फिल इन द ब्लैंक्स में भरा जाएगा। नेक्स्ट है नानू काका वाज कमिंग टू दिल्ली टू सी सम मिनिस्टर, नानू काका दिल्ली आ रहे थे किसी मंत्री से मिलने के लिए। तो कभी कभी फिल इन द ब्लैंक्स टाइप का क्वेश्चन भी जो है वो बिहार बोर्ड के द्वारा आपके फाइनल एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। उम्मीद करते हैं आप इसके लिए तैयार रहिएगा और खूब बढ़िया से जम करके तैयारी कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि गिव इन शॉर्ट द समरी ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पीसेस। तब आज का क्लास जो है वो इन्हीं टॉपिक्स के साथ जो है वो बंद करेंगे, क्योंकि 3 चैप्टर का जो है वो समरी देखना है, ज़्यादा वीडियो बड़ा नहीं करेंगे। तो समरी जो है वो क्या क्या याद कर लेना है आपको। जैसे समरी जो है वो कम से कम 3 जो है वो दिया रहेगा या 4 दिया रहेगा, और किसी एक का जो है वो आपको जवाब देना रहेगा। तो यहाँ पर जो है वो सबसे पहला समरी है आई हैव अ ड्रीम, दूसरा है द अर्थ, और तीसरा है अ चाइल्ड इज बॉर्न। द अर्थ का जो है वो वीडियो ऑब्जेक्टिव टाइप का शूट कर देंगे, आप उसको जरूर देख लीजिएगा। अब जो है सबसे पहला जो है वो हम लोग देख रहे हैं टॉपिक, और वो है आई हैव अ ड्रीम, मेरा एक स्वप्न है। क्या है भाई? आई हैव अ ड्रीम, मेरा एक स्वप्न है, इज अ स्पीच, एक जो है वह भाषण है, डिलीवर्ड बाय नोबेल प्राइज विनर, जो नोबेल प्राइज विनर है मार्टिन लूथर किंग जूनियर, उनके द्वारा जो है यह दिया गया है भाषण। ऑन द स्टेप्स ऑफ द लिंकन मेमोरियल इन वाशिंगटन डीसी, वाशिंगटन डीसी के लिंकन मेमोरियल हॉल में जो है यह भाषण दिया गया है इन 1963 1963 ईस्वी में। इन 1963 1963 ईस्वी में मार्टिन लूथर किंग जूनियर ऑन द स्टेप्स ऑफ द लिंकन मेमोरियल, लिंकन मेमोरियल में जो है वो पद रखते हुए और स्टेज पर चढ़ते हुए, या कह सकते हैं कि पद रखते हुए, इन वाशिंगटन डीसी में 1963 ईस्वी में वह भाषण देते हैं। कौन सा भाषण देते हैं? तो आई हैव अ ड्रीम, मेरा एक स्वप्न है। क्या है भाई स्वप्न उनका? तो ये देखेंगे इसी में, लेकिन सबसे पहले अभी और इनके बारे में जानेंगे कि ऑन द ओकेजन ही पेज ट्रिब्यूट टू अब्राहम लिंकन, और इस अवसर पर, ऑन द ओकेजन, इस अवसर पर, ही पेज ट्रिब्यूट, वह ट्रिब्यूट जो है वो पे करते हैं, वह अपनी तरफ से जो है वह क्या करते हैं? तो समर्पण जो है वह प्रदर्शित करते हैं टू अब्राहम लिंकन को, हु साइन द इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन, जिन्होंने इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन पर जो है वो साइन किया था। इट जनरेटेड लाइट ऑफ होप, और यह जो इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन था, यह जो संविधान था जिसमें निग्रो और गोरे लोगों को समान अधिकार देने की बात की गई थी, इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन, जिसमें यह घोषणा पत्र लिखा गया था। इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन का मतलब हो गया घोषणा पत्र, और घोषणा पत्र पर जिसने अब्राहम लिंकन ने साइन किया था समान अधिकार देने के लिए,
इसलिए यह अपना ट्रिब्यूट जो है वह अब्राहम लिंकन जी को देते हुए अपना भाषण प्रारंभ करते हैं। और इट जनरेटेड लाइट ऑफ होप अमंग द निग्रो स्लेव। और यह जो इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन था, यह जो इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन था, अर्थात यह जो इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन का मतलब यह जो घोषणा पत्र था, वह लाखों निग्रो के बीच में जो है वह क्या करता है, तो वह आशा की किरण जगाता है, वह आशा की उम्मीद जगाता है। और क्या है भाई, तो हु वर नो बेटर देन बीस्ट, जो कि ऐसा जिंदगी जी रहे थे जो जानवरों से ज्यादा बढ़कर के नहीं था। द स्पीकर पॉइंट्स आउट, जो स्पीकर है वह उजागर करते हैं, दैट कि although 1 century हैज पास्ड, कि यद्यपि 1 शताब्दी जो है वह बीत चुका है, बाय येट निग्रोज आर फेसिंग सेग्रीगेशन, लेकिन अभी भी जो निग्रो है वो सेग्रीगेशन को जो है वो फेस कर रहे हैं। सेग्रीगेशन मतलब अलगाववाद को जो है वो फेस कर रहे हैं, अलगाववाद का सामना कर रहे हैं, जबकि इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन 100 वर्ष पहले ही साइन कर दिया गया है, समान अधिकारों का घोषणा पत्र दे दिया गया है। बट द स्पीकर पॉइंट्स आउट, जो स्पीकर है अर्थात जो मार्टिन लूथर किंग जूनियर है, वो उजागर करते हैं दैट कि although 1 century हैज पास्ड, कि 1 शताब्दी बीत चुकी है, बाय येट निग्रोज आर फेसिंग सेग्रीगेशन, लेकिन फिर भी जो निग्रो है वो सेग्रीगेशन को फेस कर रहे हैं, अलगाववाद को फेस कर रहे हैं, एंड डिस्क्रिमिनेशन, और भेदभाव को फेस कर रहे हैं। दे आर लैंग्यूसिंग इन पॉवर्टी टू, और वह अभी भी गरीबी में संलिप्त है, वह अभी भी गरीबी से घिरे हुए हैं। किंग जूनियर फर्दर सेज दैट, जो किंग जूनियर है वह पुनः फिर कहते हैं कि द टाइम इज रनिंग आउट, जो समय है वह आगे बढ़ता जा रहा है। अमेरिका मस्ट रिमूव रेशियल इनजस्टिस, अमेरिका को अवश्य ही जो है वह रेशियल इनजस्टिस को रिमूव करना होगा, नस्लीय भेदभाव को समाप्त करना होगा। इट मस्ट ब्रिंग इक्वलिटी बिटवीन द ब्लैक एंड द व्हाइट, और अवश्य ही जो गोरे और काले लोग हैं इनके बीच में इक्वलिटी लानी होगी। अमेरिका को अवश्य ही नस्लीय भेदभाव को समाप्त करना होगा बच्चों, ऐसा ये कहते हैं कि नस्लीय भेदभाव को समाप्त करना है अमेरिका को, और साथ ही साथ इट मस्ट ब्रिंग इक्वलिटी, और अमेरिका को लाना होगा अवश्य ही समानता को, बिटवीन द ब्लैक एंड द व्हाइट, गोरे और काले लोगों के बीच में। ही वांट्स दैट, वह चेतावनी देते हैं कि एनी डिले में प्रूव फैटल, कुछ भी अगर देरी हुई अब अधिकार देने में तो वह फैटल हो सकता है, घातक हो सकता है। शेक्स द फाउंडेशन ऑफ अमेरिका, और वह अमेरिका के नींव को हिला करके रख देगा। अगर देरी हुई अधिकार देने में तो वह अमेरिका के फाउंडेशन को हिला करके रख देगा, क्योंकि ऐसा सिचुएशन बन गया है जहां पर यह कहते हैं कि देश की नींव को हिला करके रख देगा। सिचुएशन, ऐसा सिचुएशन बन गया है जहां लोग जो है वो सेग्रीगेशन से इतने पीड़ित हो गए हैं कि वह गृह युद्ध करने की जो है वह स्थिति में देश पहुंच चुका है। द स्पीकर इज क्विक टू ऐड दैट, स्पीकर तुरंत ही यह बात मेंशन कर देते हैं, जोड़ देते हैं, नो बैड मीन्स शुड बी एम्प्लॉयड टू रियलाइज और अटेंड फ्रीडम। नो बैड मीन्स कुछ भी गलत नहीं करना, शुड बी एम्प्लॉयड होना चाहिए, टू रियलाइज और अटेंड फ्रीडम, और उसे रियलाइज होना चाहिए अमेरिका को, और साथ ही साथ उसे फ्रीडम को अटेंड कर देना चाहिए, बहाल कर देना चाहिए। He calls upon the audience, वह ऑडियंस से कहते हैं, the majority of whom were Negroes, to conduct their struggle in defined and disciplined manner। कहते हैं वो ऑडियंस से, द मेजोरिटी ऑफ whom were Negroes, जहां पर निग्रो की ज्यादा मेजोरिटी है, जहां पर निग्रो की ज्यादा जनसंख्या है, वह संबोधित करते हुए उनसे कहते हैं टू कंडक्ट देयर स्ट्रगल, की वो अपना संघर्ष जारी रखते हुए इन डिग्निफाइड एंड डिसिप्लिन्ड मैनर, बहुत ही सभ्य, सुशील और सुसंस्कृत, अनुशासित जो है वो होकर के और अपने संघर्ष को जारी रखेंगे। इट शुड बी फ्री फ्रॉम बिटरनेस एंड हेटर्ड, और उनका जो संघर्ष है वह बिटरनेस से, वह कड़वाहट से, और साथ ही साथ घृणा से, कड़वाहट से और घृणा दोनों से जो है वो क्या हो जाएगा, तो फ्री हो जाएगा, अर्थात स्वतंत्र हो जाएगा। अर्थात ये कहते हैं कि आंदोलन ऐसा करना है जिसमें कड़वाहट और घृणा जो है वह मन में नहीं होनी चाहिए, आंदोलन होते रहना चाहिए बिना कड़वाहट, बिना घृणा के। किंग जूनियर देन टॉक्स ऑफ हिज ड्रीम, और तब किंग जूनियर जो है वो अपने ड्रीम के बारे में बात करते हैं, दैट की ही इज विजुअलाइजिंग, कि वह देख रहे हैं, ही इज प्रिटी श्योर, और वह थोड़े से निश्चित भी है, दैट की हिज ड्रीम दैट ऑल मेन आर क्रिएटेड इक्वल, कि उनका स्वप्न है कि सभी आदमियों को जो है वो एक समान बनाया गया है, सभी आदमियों को क्रिएट किया गया है इक्वल, विल बी रियलाइज, और यह एक दिन रियलाइज होगा। हिज ड्रीम दैट फॉर्मर स्लेव्स, और उनका स्वप्न है कि जो पहले के दास हैं, sons and the sons of former slaves honor
जो दासों के पुत्र हैं और जो उन दासों के मालिकों के पुत्र हैं, विल सिट डाउन एट द टेबल ऑफ ब्रदरहुड, वो एक दिन भाईचारे की मेज पर बैठेंगे। ही ऑल्सो ड्रीम्स दैट, वह हमेशा यह स्वप्न देखते हैं कि स्पोर्ट्स ऑफ इनजस्टिस लाइक मिसिसिपी, जो चिंगारी है अन्याय की जो मिसिसिपी में जल रही है, अलाबामा में जल रही है, अन्य जगहों पर जल रही है, विल बी ट्रांसफॉर्मेड इनटू एन ओशियस ऑफ फ्रीडम, वो एक दिन बूंद के रूप में बदल जाएगी आजादी के, एंड जस्टिस, और न्याय की बूंद के रूप में बदल जाएगी। फाइनली ही होप्स दैट, अंतिम में वह यह उम्मीद करते हैं कि सच फ्रीडम विल प्रिकोलेट इनटू एवरी नुक, और ऐसी आजादी हर एक नुक पर, हर एक जो है वो खटखटाहट पर मिलनी चाहिए, एंड कॉर्नर ऑफ अमेरिका वेयर द ब्लैक एंड द व्हाइट विल लिव टुगेदर, हर एक कोने में जो है ऐसी आजादी मिलनी चाहिए अमेरिका के जहां पर ब्लैक और व्हाइट लोग एक साथ मिलकर के रहें, इन एन एटमॉस्फेयर ऑफ ब्रदरहुड, भाईचारे की जो है वो माहौल में, भाईचारे के माहौल में अमेरिका में हर एक कोने में जहां दरवाजा खटखटाया जाए वहां पर निग्रो और व्हाइट लोग जो है वो मिल करके रहें, ब्लैक और व्हाइट लोग जो है वो मिल करके रहें, और साथ ही साथ जो है ऐसे माहौल को वो बनाएं जिस माहौल में भाईचारे की जो है वह सुगंध चहुओर फैली हुई हो। अगला जो है समरी वो है द अर्थ। द अर्थ जो है ये 2024 के लिए जो है वो गेस क्वेश्चन है, 2024 के लिए ये गेस क्वेश्चन है बच्चों, है ना। ये सिंपल समझिए कि मां सरस्वती कोचिंग सेंटर की तरफ से आपके लिए ये गेस क्वेश्चन है, आप इसको तैयार कर लीजिएगा। द अर्थ जो है वो हो सकता है कि 2024 में आए, एक बार यह जो द अर्थ पर समरी है वो आया हुआ है 2010 में, और अब जो है वो आ सकता है ये 2024 में, उम्मीद करते हैं 2024 में आएगा, आप इसको तैयार कर लीजिएगा। स्टार्ट करते हैं समरी। द अर्थ इज अ रिमार्केबल टेल ऑफ H.E. बीट्स, जो द अर्थ है वो एक विस्मरणीय जो है वह कथा है, कहानी है H.E. बीट्स की। इन दिस स्टोरी जॉनसन वॉज अ टीनेंट फार्मर, जो जॉनसन है वो एक टीनेंट फार्मर है। ही हैड सम लैंड, और उसके पास कुछ भूमि है, एंड अ सिंपल माइंडेड सन बेंजी, और उसके पास एक साधारण दिमाग वाला लड़का है जिसका नाम बेंजी है। ही वॉज वरीड अबाउट हिम, और जो पिता है जॉनसन है वह बेंजी के लिए काफी ज्यादा चिंतित रहते हैं। ऑन द एडवाइस ऑफ द डॉक्टर, और डॉक्टर की सलाह पर ही गॉट हिम सब हेन्स, और उनके लिए वह कुछ हेन्स ला करके दे देते हैं, यानी बेंजी को कुछ मुर्गियां ला करके दे देते हैं। कौन? जॉनसन। टू कीप हिम इंगेज इन वर्क, ताकि जो जॉनसन है वो ये सोच करके मुर्गी ले करके देते हैं ताकि जो उनका बेटा है वो उस वर्क में क्या हो सके, तो वो उस वर्क में इंडल्ज रह सके। ही डज नॉट नो अबाउट द हेन्स, वह उन मुर्गियों के बारे में बिल्कुल नहीं जानता है। एंड दियर एग्स टू बी सोल्ड इन द मार्केट, और उसके अंडे जो बाजार में बेचे जाते हैं उनके बारे में भी नहीं जानता है। हिज फादर ओपनड अ पासबुक फॉर हिम, और उसके पिताजी उसके लिए एक पासबुक जो है वो खोल देते हैं, एक खाता जो है वह खोल देते हैं। बेंजी इन कोर्स ऑफ टाइम, और बेंजी इस दौरान न्यू ऑल द ट्रिक्स ऑफ द ट्रेड, वह व्यापार के सारे ट्रिक्स को जो है वह जान चुका है, व्यापार के सारे बारीकियों को समझ चुका है। ही डिपोजिटेड अ लॉट ऑफ मनी, ही डिपोजिटेड अ लॉट ऑफ मनी इन हिज अकाउंट, और उसने अपने बैंक अकाउंट में ढेर सारे पैसे जो है वह डिपॉजिट कर दिए थे। ही परचेज्ड द लैंड, उसने भूमि को खरीदा, एंड बिलोंग टू सैंडर्स, और वह भूमि सैंडर्स से बिलोंग करती थी। व्हेन ही वाज अबाउट 40, और जब वह 40 साल का हुआ, ही मैरिड फ्लोरेंस, तो उसने फ्लोरेंस से शादी कर ली। अगेंस्ट द विशेज ऑफ हिज पेरेंट्स, अपने माता पिता के इच्छा के विरुद्ध जाकर के, अपने माता पिता के इच्छा के विरुद्ध जाकर के, और जो बेंजी है वो फ्लोरेंस से शादी कर लेता है, और साथ ही साथ सैंडर्स की भूमि को वह खरीद लेता है। ग्रेजुअली धीरे धीरे ही बिकम इनडिफरेंट टू हिज पेरेंट्स, वह अपने माता पिता के लिए थोड़ा सा अलग बर्ताव करने लगा। एंड फाइनली ड्रोव देम, और अंत में उन्हें वह छोड़ आता है डाउन इनटू द टाउन फ्रॉम हिज होम, अपने घर से निकाल करके शहर के नजदीक छोड़ आता है अपने माता पिता को। दिस बिकेम द ट्रेजेडी, और यह आपदा बन जाती है ऑफ जॉनसन, जॉनसन के लिए, ड्यू टू मच ट्रस्ट, जिस पर उसने सबसे ज्यादा भरोसा किया, उसके पिता पर यह आपदा बन जाती है कि जिस बेटे पर उसने बहुत भरोसा किया, ट्रस्ट किया, ऑन हिज सिंपल माइंडेड सन,
वो बेटा उसका साधारण दिमाग वाला है और इसीलिए वह सोचता है कि साधारण दिमाग वाला है, इसीलिए वह माँ और पिता दोनों को जो है वह कोई अहमियत नहीं देता है और वो फ्लोरेंस के साथ रहने के लिए क्या करता है, तो जॉनसन और उसकी वाइफ अर्थात अपने माता और पिता को ले जाकर के शहर के नजदीक छोड़ देता है। नेक्स्ट जो है वो हम देखेंगे बच्चों, और अगला जो है वो टॉपिक है अ चाइल्ड इज बॉर्न, और अ चाइल्ड इज बॉर्न का जो है वो हम लोग समरी देखेंगे। तो द एसे अ चाइल्ड इज बॉर्न, जो एसे है अ चाइल्ड इज बॉर्न इज रिटन बाय जर्मन ग्रियर, यह लिखा गया है जर्मन ग्रियर के द्वारा। इन दिस एसे, इस निबंध में she has thoroughly examined the cultural peculiarities of the East and the West regarding childbirth, और इसके दौरान जो है वो एग्जामिन करती हैं, वह अवलोकन करती हैं द कल्चरल पेकुलरिटीज, सांस्कृतिक जो है वो भूमिकाओं को देखती हैं, ऑफ द ईस्ट, ईस्ट में, एंड द वेस्ट, और वेस्ट में अर्थात पूरब और पश्चिम के भाग में जो है वह देखती हैं। पूरब और पश्चिम के भाग में मतलब दुनिया के पूर्वी भाग, और पश्चिमी भाग में अर्थात दुनिया के पूर्वी भाग मतलब कि बंगाल में। बंगाल कौन सा बंगाल, तो भाई बांग्लादेश। बांग्लादेश में जो है वह देखती हैं, क्या देखती हैं, तो कल्चरल पेकुलरिटीज को देखती हैं। और वेस्ट में भी जो है वह कल्चरल पेकुलरिटीज को देखती हैं रिगार्डिंग चाइल्ड बर्थ, बच्चे के जन्म के समय को लेकर के, एंड पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप, और माता पिता और बच्चे के संबंध को वह देखती हैं। द ऑथर एक्सप्लेन्स, जो लेखिका है वह एक्सप्लेन करती हैं द वेज ऑफ मैनेजिंग चाइल्ड बर्थ, कि बच्चे का जब जन्म होता है तो कैसे जो है वह तरीके अपनाए जाते हैं उस चाइल्ड बर्थ को मैनेज करने के लिए इन द ट्रेडिशनल सोसाइटीज, परंपरागत समाजों में। अकॉर्डिंग टू ग्रियर, ग्रियर के अनुसार देयर आर मेनी वेज, बहुत सारे तरीके हैं, ग्रियर के अनुसार बहुत सारे तरीके हैं। सम ऑफ देम आर डाइवर्ज टू वन अनदर, और कुछ तो तरीके ऐसे हैं जो एक दूसरे को डाइवर्ज कर देते हैं। देयर यूजफुलनेस में बी सीन इन द फैक्ट, और उनका जो यूजफुलनेस होता है वह देखा जाता है तथ्यतः दैट दे आर कल्चरली एंड कलेक्टिवली एक्सेप्टेड, कि उनका जो ये तरीका है बच्चे को जन्म देने का, बच्चे के जन्म होने के बाद उस बच्चे को पालने का, पोसने का, दैट दे आर कल्चरली एंड कलेक्टिवली एक्सेप्टेड, वह सांस्कृतिक रूप से बड़े पैमाने पर एक्सेप्ट किया जाता है, यानी वैसे ही तरीका बहुत सारी महिलाएं अपनाती हैं और बच्चे का पालन पोषण करती हैं। इन दिस वे, और इस तरीके से दियर मदर डज नॉट हैव मेंटल बर्डन, और इस तरह से जो माँ होती है उस पर कोई मेंटल बर्डन नहीं पड़ता है, इस तरह से जो माँ होती है उस पर कोई मानसिक जो है वह बोझ नहीं पड़ता है। टू फाइंड आउट द न्यू वेज, तो वह नए तरीके जो है वह अपनाती है इन कोर्स ऑफ एक्शन, एक्शन को करने के लिए, काम को करने के लिए। A woman who follows the legitimate ways and religious ceremony will be able to come across the problem, एक महिला जो फॉलो करती है, अनुसरण करती है the legitimate ways, उन सारे तौर तरीकों को, रिलीजियस सेरेमनी जो धार्मिक सेरेमनी से जुड़े होते हैं, will be able to come across, वह तुरंत ही बाहर आ जाती है the problem, समस्याओं से। बच्चे को जन्म देने के बाद जो समस्याएं होती हैं उन समस्याओं से वह महिला खुद ही बाहर आ जाती है, क्योंकि ऐसे तौर तरीके अपनाए जाते हैं, ऐसे रिचुअल्स, ऐसे कल्चरल एस्पेक्ट्स, सेरेमनीज को जो है वो कंडक्ट किया जाता है जो उसके मेंटल बर्डन को कम कर देती है और साथ ही साथ उसे हिम्मत देती है कि वह फिर से जो है वह नए सिरे से जो है वो अपने जीवन की शुरुआत करे। She will have other stronger set in observing many activities relating to religious ceremony. She will have other stronger, उसके पास अन्य मजबूत तरीके हैं सेट करने के अपने आप को, observing many activities relating to religious ceremony, जहां वह religious ceremony को देखते हुए धार्मिक सांस्कृतिक और जो पुरातन पद्धतियां हैं जिसको देख करके वह अपने आप की एक्टिविटी को रिलेट करती है और फिर वह अपने आप को स्ट्रॉन्गर सेट कर लेती है, वह अपने आप को मजबूत बना लेती है। मोर्टेलिटी ऑफ इन्फेंट एंड मदर इज हायर इन ट्रेडिशनल बर्थ। मोर्टेलिटी, मृत्यु दर, ऑफ इन्फेंट, शिशुओं की, एंड मदर और माँ की, इज हायर इन ट्रेडिशनल सोसाइटीज या ट्रेडिशनल बर्थ। परंपरागत जन्म जब होता है बच्चे का तो उस दौरान जो माँ होती है उस माँ का जो है वो मृत्यु दर भी अधिक है, तो बच्चे का भी मृत्यु दर अधिक है। एवरीबॉडी विल एक्सेप्ट दैट, प्रत्येक लोग यह स्वीकारते हैं कि ईच इन्फेंट एंड पार्टिकुलरली एवरी मैटरनल डेथ इज अ ट्रेजेडी, कि जो भी शिशु की मौत होती है और जो भी पार्टिकुलरली मैटरनल डेथ होता है, यानी जहां माँ और शिशु दोनों मर जाते हैं बच्चे के जन्म के दौरान, इज अ ट्रेजेडी, वह एक आपदा होती है। सब लोग ये स्वीकारते हैं। टू बी प्रिवेंटेड,
और इसे बचाया जाता है इफ एट ऑल पॉसिबल, जितना हो सके उतना, कि माँ और बच्चा जो है वो दोनों स्वस्थ रहे, जितना हो सके उतना बचाया जाता है और जितना संभव हो उतना बचाया जाता है। इन मेनी सोसाइटीज, बहुत सारे समाजों में, वुमेन गो टू लिव विथ देयर मदर इन लॉ फ्रॉम मदर्स हाउसेज, और जो महिलाएं होती है वह मदर इन लॉ के यहाँ से जो है वह माँ के घर जाती है रहने के लिए। मदर इन लॉ के यहाँ जो है वह जाती है रहने के लिए अपने माँ के घर को छोड़ करके, आफ्टर मैरिज, शादी के बाद। हमारे यहाँ परंपरागत समाजों में, बांग्लादेश हो, पाकिस्तान हो या भारत हो या अफगानिस्तान हो, जो महिलाएं होती हैं वो शादी के बाद अपने माँ के घर से कहाँ जाती हैं, तो सास के घर रहने जाती हैं, मदर इन लॉ के घर रहने जाती हैं, सासू माँ के घर रहने जाती हैं। इट इज एन एविडेंट ट्रूथ, और यह जो है एक प्रमाणिक सत्य है, दैट की सच वुमेन डू नॉट बिकम मेंबर, कि वह जो महिला होती है वह सदस्य नहीं बन पाती है ऑफ दियर न्यू फैमिली, अपने नए परिवार में, अनटिल दे हैव बोर्न अ चाइल्ड, जब तक कि वह एक बच्चे को जन्म न दे दे। जब तक कि वह महिला जो शादी करके और दूसरे घर में गई है, सासू माँ के घर गई है, वह तब तक उस परिवार का सदस्य नहीं बनती है जब तक कि वह एक बच्चे को जन्म न दे दे। इन बांग्लादेश में दे डू नॉट नीड टॉयज, बच्चों को जो है वो जरूरत ही नहीं है खिलौनों की। दे मेक दियर ऑन सिंपल थिंग्स, वह अपने साधारण खिलौने खुद ही बना लेते हैं। इन साउथ अफ्रीका में, इन बंतु वुमेन्स केस, बर्थ ऑफ अ चाइल्ड ऑफ प्रेग्नेंट लेडी इज फार फ्रॉम नॉर्मल, जो बंतु वुमेन्स केस होता है, जहां पर प्रेग्नेंट जो महिलाएं होती हैं उनका जो मसला होता है जन्म के समय का एक बच्चे के, ऑफ अ प्रेग्नेंट लेडी इज फार फ्रॉम नॉर्मल, तो वो नॉर्मल से तो काफी जो है वह दूर होता है, यानी नॉर्मल डिलीवरी नहीं होता है। कहाँ? साउथ अफ्रीका में। द ऑथर्स सेज दैट, जो लेखिका है वह यह कहती है कि द मेन ऑब्स्टिकल्स फॉर द मॉडर्न वेस्टर्न टेक्नोलॉजी फॉर रीचिंग इन हट्स एंड स्मॉल कॉटेज इज पॉवर्टी। अब यहाँ पर जो लेखिका है वह कहती है कि द मेन ऑब्स्टिकल, जो मुख्य कारण है फॉर द मॉडर्न वेस्टर्न टेक्नोलॉजी को लेकर के, फॉर रीचिंग इन हट्स, वह झोपड़ियों तक पहुंच गई है, एंड स्मॉल कॉटेज इज पॉवर्टी, और जो कुटिया है छोटी छोटी वह अभी भी गरीबी में है। स्टिल द कल्चरल डोमिनेंस ऑफ वेस्टर्न टेक्नोलॉजी, लेकिन फिर भी जो कल्चरल डोमिनेंस है, जो सांस्कृतिक जो तौर तरीके हैं, वेस्टर्न टेक्नोलॉजी हैज अचीव्ड इट्स ऑब्जेक्टिव, वेस्टर्न टेक्नोलॉजी ने उसके ऑब्जेक्टिव्स को, उसके दूसरे रूप को भी जो है वह प्राप्त कर लिया है, और बच्चों का जन्म जो है वो टेक्नोलॉजी के द्वारा हो रहा है। इसके बाद जो है यहाँ पर फिर से कुछ लेसन का नाम आया है, ऐसे ही प्रोज सेक्शन और पोएट्री सेक्शन दोनों में जो है वो लेसन का नाम दिया जाता है, और राइटर का जो है वो नाम पूछा जाता है बच्चों। तो इसके लिए आप तैयार रहिएगा, बार बार कह रहे हैं कि आप लेसन का नाम और राइटर का जो नाम है वो जरूर याद कीजिएगा। आप पोएम का नाम और जो पोएट का नाम है, जो पोएटेस का नाम है, उसे जरूर याद कीजिएगा। देख लीजिए आप खुद, यहाँ पर फिर से जो है वो प्रोज सेक्शन से और पोएट्री सेक्शन दोनों से जो है वो पूछा गया है। जैसे सबसे पहले तो क्वेश्चन पढ़ा जाए, तो क्वेश्चन है कि नेम द ऑथर्स ऑफ द फॉलोइंग प्रोज पीसेस, यानी निम्नलिखित प्रोज पीसेस के जो है वो निम्नलिखित पद खंडों के जो है वो लेखकों के नाम आप बताइए। भारत इज माई होम, भारत मेरा घर है, तो ये डॉक्टर जाकिर हुसैन जी के द्वारा लिखा गया है। आई हैव अ ड्रीम, मेरा एक स्वप्न है, यह लिखा गया है मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा। द आर्टिस्ट जो है वो लिखा गया है सीगा नूजा के द्वारा। नेक्स्ट जो है वो हम देखेंगे बच्चों, नेम द ऑथर्स ऑफ द फॉलोइंग। डेविड कॉपरफील्ड किसने लिखा है, तो चार्ल्स डिकेंस ने लिखा है। इम्मा जो है वो किसने लिखा है, तो जेन पुस्टन ने जो है वो लिखा है। पियर्स द प्लोमैन किसने लिखा है, लैंड ने लिखा है। द गाइड जो है वो किसने लिखा है, तो आर के नारायण ने लिखा है। और मैकबेथ जो है वो किसने लिखा है, तो मैकबेथ जो है वो विलियम शेक्सपियर ने लिखा है। इस तरीके से कुछ नॉवेल्स के जो नाम है वो भी दिए जाते हैं, और नॉवेल्स के नाम के बाद जो है वो उनके जो कंपोजर हैं उनका भी जो है वो नाम दिया जाता है, नाम बताया जाता है। अगला जो क्वेश्चन है वो आप देख सकते हैं कि राइट अ ब्रीफ नोट ऑन मॉडर्न इंग्लिश। मॉडर्न इंग्लिश पर जो है वो एक ब्रीफ नोट लिखिए, एक सटीक जो है वो टिप्पणी कीजिए, नोट लिखिए। फैक्चुअल चीजों को लिखना है। इसको भी सूठी कर देते हैं। द मॉडर्न एज हैज इमर्ज्ड एज एन एरा ऑफ डेवलपमेंट ऑफ साइंस। जो आज का आधुनिक समय है वह विज्ञान के विकास का समय हो चुका है और तकनीकों के विकास का समय हो चुका है, संयुक्त रूप से विथ अ डीपिंग सेंस ऑफ ग्लोबलाइजेशन, क्योंकि वैश्वीकरण जो है वो बड़े ही गहराई भाव से जो है वह किया जा रहा है। इट इज ऑल्सो ट्रू दैट, और यह सत्य है कि इंग्लिश इज बीइंग स्पोकन, जो इंग्लिश है वह बोली जाती है बाय अ लार्ज नंबर ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन, दुनिया के एक बहुत बड़े आबादी के द्वारा।
दुनिया के एक बहुत बड़े आबादी के द्वारा जो है वह इंग्लिश बोली जाती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। एज सच बीइंग अ कॉमन लैंग्वेज, और इसलिए यह एक कॉमन लैंग्वेज बन गई है। हर जगह का अपना अपना लैंग्वेज तो है ही, पर अगर आपको वहाँ का लैंग्वेज समझ में नहीं आता है तो आप इंग्लिश बोलिएगा तो वो कॉमन लैंग्वेज है, वहाँ का व्यक्ति भी इंग्लिश जानता है। तो ये दुनिया की जो है वो कॉमन लैंग्वेज बन गई है, एज सच बीइंग अ कॉमन लैंग्वेज, और इस तरीके से ये एक कॉमन लैंग्वेज है, बीइंग स्पोकन इन ऑलमोस्ट ऑल कंट्रीज, और यह लगभग सभी देशों में बोली जाती है। इट हैज ऑल्सो इमर्ज्ड, और यह जो है वो इमर्ज्ड है एज द लैंग्वेज ऑफ ट्रेड, यानी व्यापार के भाषा के रूप में, एंड कॉमर्स, और वाणिज्य के भाषा के रूप में। Consequently, an individual needs to learn to communicate himself to others, और ये व्यक्तिगत तौर पर जरूरत बन गई है इसे सीखना, to communicate himself to others, ताकि हम खुद दूसरे से जो है वो कम्युनिकेट कर सकें। Is not others language than English which could assure him a livelihood, और अन्य कोई भाषा नहीं है कि वो इंग्लिश के जितना जो है वह जीवंत रूप से जो है वो एश्योर कर सके, निश्चित कर सके कि आप किसी दूसरे क्षेत्र की भाषा को समझ पाएंगे। दूसरे क्षेत्र की भाषा को नहीं समझ पाएंगे तो इंग्लिश बोलिएगा तो वहाँ का आप सारा चीज समझ जाइएगा, लेकिन दूसरे भाषा को नहीं आप यूज कर सकते हैं। Hence one cannot do without English in the modern age, और आज के समय में कोई भी इंग्लिश के बिना जो है आधुनिक समय में नहीं रह सकता है। As it has become as essential for survival amidst cutting competitions as oxygen in for existence, जैसे आज के समय में जीवित रहने के लिए इस धारा के बीच में आपको ऑक्सीजन की जरूरत है, वैसे ही आपको इंग्लिश की भी जरूरत है। मॉडर्न टाइम में इंग्लिश बहुत ज़्यादा जरूरी है। डिस्कस द फ्यूचर ऑफ इंग्लिश इन इंडिया, इंडिया में इंग्लिश का जो फ्यूचर है उसको डिस्कस करना है, ठीक है। तो क्या है, तो द इंग्लिश हैज फ्यूचर इन दिस कंट्री, इस इंग्लिश का जो है वह इस देश में जो है वो बहुत ज़्यादा फ्यूचर है। ऑल्सो बिकॉज इंडिया इज इकोनॉमिकली, ऑल्सो बिकॉज इंडिया इज इकोनॉमिकली और राइजिंग कंट्री, और अब जब इंडिया की बात की जा रही है तो यह आर्थिक स्तर पर राइजिंग कंट्री है, अर्थात राइजिंग कंट्री का मतलब हुआ यह आर्थिक स्तर पर विकसित होने वाला देश है। ऑल रिसेंट इन्वेंशन, जितने भी तात्कालिक आविष्कार हैं, एंड डिस्कवरीज, और जितनी भी खोज हैं, आर फाउंड इन द बुक्स ऑफ इंग्लिश, वह इंग्लिश की किताबों में ही मिलते हैं। वी कैन नॉट डू एनीथिंग विदाउट इंग्लिश, हम इंग्लिश के बिना कुछ नहीं कर सकते हैं। इंग्लिश हैज फ्यूचर इन इंडिया, और इंग्लिश का जो है वह भारत में फ्यूचर है, भविष्य है। ऑल्सो बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन, क्योंकि अब वैश्वीकरण हो रहा है, अब ग्लोबलाइजेशन हो रहा है। मार्केट इकोनॉमी हैज क्रिएटेड इंटरनेशनल ट्रेड, जो मार्केट की अर्थव्यवस्था है वह इंटरनेशनल ट्रेड कर रही है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कर रही है। एंड मार्केटिंग, और व्यापार वाणिज्य कर रही है। द नॉलेज ऑफ इंग्लिश इज इंडिस्पेंसेबल इन सच अ सिचुएशन, और ऐसी स्थिति में इंग्लिश का जो ज्ञान है वह आवश्यक है, यानी मूल रूप से इंग्लिश का ज्ञान जो है वो होना चाहिए, क्योंकि जो व्यापार वाणिज्य है वह देश विदेश तक हो रहा है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो रहा है। इंग्लिश हैज जेनरेटेड एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया, इंग्लिश जो है वो एम्प्लॉयमेंट को जो है वो जनरेट कर रहा है। कोई इंग्लिश बोलने वाला अच्छा व्यक्ति है तो ऐसी स्थिति में उसको जो है वो जॉब पर रखा जाता है। तो इंग्लिश जनरेटेड एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया, इंडिया में जो है वो इंग्लिश क्या कर रहा है, तो इंग्लिश जो है वो एम्प्लॉयमेंट को जनरेट कर रहा है। थाउजेंड्स ऑफ कॉल सेंटर्स रिक्वायर एम्प्लॉयज, और हजारों ऐसे कॉल सेंटर हैं जो एम्प्लॉयज को रिक्वायर कर रहे हैं, एम्प्लॉयज को ले रहे हैं, who have knowledge of English, जिनके पास इंग्लिश का नॉलेज है। Thus the English in India is bright, इस प्रकार से जो इंग्लिश का भविष्य है इंडिया में वो ब्राइट है, अर्थात चमकीला है। क्वेश्चन है बच्चों, इंग्लिश इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज, हाउ? इंग्लिश इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज, इंग्लिश जो है वो एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा है। हाउ, कैसे? इंग्लिश जो है वो एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा है, कैसे? जवाब देखिएगा कि इंग्लिश इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज, इंग्लिश जो है वो एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा है। एज इट इज यूज्ड एज मदर टंग इन मेनी कंट्रीज, क्योंकि यह कई देशों में जो है वह मदर टंग के रूप में, मातृभाषा के रूप में उपयोग की जाती है। लाइक यूके, यूएसए, आयरलैंड, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड एंड साउथ अफ्रीका। यानी यूके का मतलब हो गया यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, आयरलैंड में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में और साउथ अफ्रीका में, इन सारे देशों में ये मदर टंग के रूप में बोली जाती है। इंग्लिश इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज, इंग्लिश एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा है। नॉट बिकॉज इट इज रीड एंड स्पोकन बाय लार्जेस्ट नंबर ऑफ पीपुल, केवल इसलिए यह एक
इंग्लिश जो है वह इंटरनेशनल लैंग्वेज नहीं है क्योंकि यह पढ़ी जाती है और बोली जाती है बाई लार्जेस्ट नंबर ऑफ पीपुल, बड़ी संख्या में लोगों के द्वारा, बट ऑल्सो बिकॉज क्योंकि इसलिए है, इट इज रीड एंड स्पोकन इन द लार्जेस्ट नंबर ऑफ कंट्री, क्योंकि यह पढ़ी जाती है और बोली जाती है बड़ी संख्या में एक देशों की एक बड़ी संख्या में जो है यह बोली जाती है ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के ऑलमोस्ट। यद्यपि ऑल द फॉर्मर कॉलोनीज ऑफ ब्रिटिशर्स, बहुत सारे कॉलोनीज हैं, बहुत सारे उपनिवेशवाद हैं ब्रिटिशर्स के, यानी अंग्रेजों के जहां आधिपत्य रहे हैं, अंग्रेजों ने जहां शासन किया है उसे उपनिवेशवाद कहते हैं। तो ऑल द फॉर्मर कॉलोनीज ऑफ ब्रिटिश के जितने भी कॉलोनीज रहे हैं हैव इंग्लिश एज एन इम्पॉर्टेंट लैंग्वेज, वहाँ इंग्लिश जो है वो इम्पॉर्टेंट लैंग्वेज के रूप में है। इंग्लिश इज यूज एज अ सेकेंड लैंग्वेज, इंग्लिश जो है वो एक द्वितीय भाषा के रूप में उपयोग की जाती है इन मेनी एशियंस एंड अफ्रीकन कंट्रीज, बहुत सारे एशियंस और अफ्रीकन देशों में। लाइक इंडिया, जैसे कि इंडिया में द्वितीय भाषा के रूप में यह उपयोग की जाती है, सिंगापुर में जो है वो द्वितीय भाषा के रूप में उपयोग की जाती है, मलेशिया, नाइजीरिया, नामाबिया, बोस्टवाना etc, इन सभी देशों में इंग्लिश जो है वह द्वितीय भाषा के रूप में उपयोग की जाती है। देयर आर फ्यू कंट्रीज वेयर इंग्लिश इज यूज्ड एक्सटेंसिवली लाइक फ्रांस, यहाँ बहुत सारे ऐसे देश ऐसे भी हैं, बहुत सारे कुछ ऐसे भी देश हैं जहाँ पर इंग्लिश यूज्ड की जाती है एक्सटेंसिवली, बहुत ही एक्सटेंसिवली यानी बहुत ही तेजी से, लाइक फ्रांस, जर्मनी, स्विट्जरलैंड, मैक्सिको, ब्राजील etc। फ्रांस में, जर्मनी में, स्विट्जरलैंड में, मैक्सिको में और ब्राजील में, इन देशों में जो इंग्लिश है वो एक्सटेंसिवली जो है वह बोली जाती है। और इस तरीके से हमने देखा कि इंग्लिश एक इंटरनेशनल लैंग्वेज कैसे है। राइट द नेम ऑफ 5 इंडियन इंग्लिश राइटर्स, आप 5 जो है वो इंग्लिश राइटर्स के नाम लिखें, तो ये याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जामिनेशन में कई बार पूछा गया है। सबसे पहले जो है वो है राजा राव, दूसरी जो है वो है कमला दास, सरोजनी नायडू, आर.के. नारायण और आर.के. सिन्हा, डॉक्टर आर.के. सिन्हा, ये 5 जो है वो इंडियन इंग्लिश राइटर्स हैं। और इस तरीके से बच्चों हमने जो है इस वीडियो में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे उसको कंप्लीट कर लिया और उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा। इस वीडियो का इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या था, तो स्टोरी ऑफ इंग्लिश से भी क्वेश्चन थे कि इंग्लिश का जो है वो क्या यूज है इंडिया में, क्या उसका फ्यूचर है, इसके बारे में हमने देखा। हमने ये देखा कि इंग्लिश जो है वो किस तरीके से जो है वह अंतर्राष्ट्रीय भाषा के रूप में उपयोग की जाती है। तीसरा हमने देखा कि मॉडर्न टाइम में इंग्लिश जो है उसका उपयोग किस प्रकार से किया जा रहा है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर, और भारत में उसका क्या उपयोग है, भाषा के रूप में इंग्लिश किस प्रकार से ख्याति प्राप्त कर रही है। और साथ ही साथ इंपॉर्टेंट समरीज भी इस क्वेश्चन की सीरीज में हमने देखा है। उम्मीद करते हैं कि ये सारे के सारे क्वेश्चंस महत्वपूर्ण समझ करके आप इसे जरूर याद कीजिएगा। और है महत्वपूर्ण ये प्रश्न, मैं दावे के साथ कहता हूं कि इसी टाइप के क्वेश्चन जो है वो एग्जामिनेशंस में आते हैं, आप इसको जरूर तैयार कीजिएगा। इसी तरह की श्रृंखला को देखने के लिए, इसी तरह के कंटेंट को देखने के लिए आप हमसे जुड़े रह सकते हैं और मैं इसी तरह का बेस्ट कंटेंट आपके लिए लेकर के आता रहूंगा। मिलेंगे अगले वीडियो में बच्चों, अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।